वो डाकू जिसने अंग्रेज़ों का जीना हराम कर रखा था, जिसे एक अंग्रेज़ पुलिस अफसर ने फांसी तक पहुंचाया, मौत के बाद उसके बेटे को पढ़ा लिखा कर एक आईपीएस अफसर बनाया। आइए जानते हैं कौन था वो डाकू और कैसे रखा अपराध की दुनिया में कदम। डाकू सुल्ताना भले ही अपने नाम से फेमस था, लेकिन उसका नाम सुल्तान सिंह था। हालांकि उसके धर्म को लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ लोग तो उसे मुस्लिम बताते हैं, तो कुछ लोग मानते थे कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था। साल 1901 अंग्रेज़ों के दौर में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के हरथला गांव में एक लड़के का जन्म होता है। माँ बाप ने उसका नाम सुल्तान रखा था। सुल्तान ने बचपन से भेदभाव को देखा। बंदूक की नोक पर अंग्रेज़ों ने धर्म बदलने पर मजबूर करते थे। 17 साल की उम्र में उसने देखा अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला करते थे। इस घटना ने सुल्तान पर गहरा असर डालती है और अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए सुल्तान ने बंदूक उठा ली। कहते हैं इसी नफ़रत की वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाया करता था। उसने सोच लिया था कि अंग्रेज़ों को सबक सिखाकर ही रहेंगे। अब वो सुल्तान से सुल्ताना डाकू बन चुका था। सुल्ताना ने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए उसने जंगलों की राह चुनी, नजीबाबाद को अपना ठिकाना बनाया, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गुट तैयार किया। धीरे धीरे उसके गैंग का दायरा बढ़ने लगा। सुल्ताना शुरुआत में छोटी छोटी चोरियां करता था। ये गैंग अमीर लोगों को निशाना बनाकर लूटपाट करते थे और उसे गरीबों में बांट दिया करते थे। सुल्ताना के निशाने पर वो अमीर लोग होते थे जो अंग्रेज़ों की मदद करते थे। कुछ दिनों के बाद सुल्ताना का गैंग मजबूत बन चुका था। वो अंग्रेज़ों के लिए गले की हड्डी बन चुका था। सुल्ताना कितना निडर था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था। वो जिस घर में डकैती करता था वो घटना को अंजाम देने से पहले जानकारी दे दिया करता था। उसकी ख़ास बात ये भी थी, डकैती का दिन और समय पहले ही बता देता था। इसके बावजूद पुलिस डकैती रोक नहीं पाती थी। एक बार पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुए थे, जिस पर उन्हें 5,000 रुपये का इनाम भी मिला था। उस समय सुल्ताना पर चोरी के अलावा हत्या का कोई मामला नहीं था, इसलिए उसे सिर्फ 4 साल की सज़ा सुनाई गई। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को फिर से इकट्ठा किया। इसने नजीबाबाद और शाहीनपुर के लोगों से संपर्क किए और अपने भरोसेमंद मुखबिरों का जाल बिछाकर फिर से लूटना शुरू कर दिया। उसे अपने मुखबिरों के ज़रिए मालदार लोगों की खबर मिलती थी। सुल्ताना हर डकैती की योजना बड़े ध्यान से बनाता था और हमेशा कामयाब लौटता था। अंग्रेज़ी अफसरों के लिए सुल्ताना को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। गिरफ्तारी की तमाम योजनाओं पर जब पानी फिर गया, फिर अंग्रेज़ों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटेन से फ्रेंडी यंग नामक एक तजुर्बेकार अंग्रेज़ी पुलिस अधिकारी बुलाने का फ़ैसला किया। फ्रेंडी यंग ने भारत पहुंचकर सुल्ताना की सभी कारनामों की विस्तार से जानकारी ली, लेकिन फ्रेंडी भी उसे पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। इसी दौरान एक बार सुल्ताना डाकू और फ्रेंडी का आमना सामना हुआ, लेकिन सुल्ताना भारी पड़ा और उसने फ्रेंडी की जान बख्श दी। हालांकि एक दिन ऐसा भी आया जब फ्रेंडी को सफलता हाथ लगी। सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबिरों का जाल है, जो पुलिस विभाग तक फैला हुआ था। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नाम का एक पुलिस अधिकारी सुल्ताना का खास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर उस तक पहुंचा देता है और इससे पहले कि पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंचती, वो अपना बचाव कर लेता था। फ्रेंडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी होशियारी से योजना बनाई। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का ट्रांसफ़र दूर इलाके में करवा दिया। फिर नजीबाबाद के बुज़ुर्गों की मदद से सुल्ताना के एक ख़ास आदमी मुंशी को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना की छिपने की जगह नजीबाबाद के पास एक जंगल था, जिसे कजली वन कहा जाता था। ये जंगल बहुत ही घना और जंगली जानवर से भरा हुआ था, लेकिन सुल्ताना जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था। उसके रहने की जगह जंगल के ऐसे घने इलाके में था जहाँ जहाँ दिन के समय में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। सुल्ताना भेष बदलने में भी माहिर था।
और उसके बदन पर कट के निशान की वजह से उसे देखने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं पहचान पाता था। एक दिन फ्रेंडी यंग ने मुंशी की सूचना पर सुल्ताना के चारों तरफ घेराबंदी करना शुरू कर दिया। मुंशी एक तरफ से सुल्ताना के संपर्क में था और दूसरी तरफ उसकी हर हरकत की सूचना फ्रेंडी यंग तक पहुंचा रहा था। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को एक ऐसे स्थान पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी हुई थी। सुल्ताना जैसे ही मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरिस नाम एक अंग्रेजी अधिकारी ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू में कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा, मगर पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। फिर उसने भागना चाहा, लेकिन एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर बंदूक के पीछे लगी बेटी मारकर उसे गिरा दिया और इस तरह सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। ऑपरेशन को फ्रेंडी यंग लीड कर रहे थे, जिन्हें इस कारनामे के बाद तरक्की देकर भोपाल का आईजी जेलर बना दिया गया था। फ्रेंडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले आए, जहां उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सज़ा भी सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, लेकिन अमीरों पर इसका खौफ और जनता में इसके आतंक के चर्चे लंबे समय तक जारी रहे। 7 जुलाई 1924 को फांसी दी गई। हालांकि फ्रेंडी ने सुल्ताना को फांसी न देने की मांग भी की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। फांसी से पहले एक रात फ्रेंडी सुल्ताना से मिलने पहुँचे। सुल्ताना ने कहा, उसका एक बेटा है, मैं चाहता हूँ कि उसे एक इज्जतदार इंसान की तरह ज़िंदगी जीने का मौका मिले, वो सम्मान के साथ सर उठाकर जिए। फ्रेंडी ने उसकी बात मानते हुए उसके बच्चे को गोद लिया और उसे पढ़ा लिखा कर आईपीएस अफसर बनाया। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनी और अपनों का ख्याल रखते रहो।